वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान बने हुए हमारे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांव के साथ, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी। अब गाड़ी दौड़ेगी सुपरफास्ट पेस, बहुत सारी खबरें और आखिरी सेगमेंट है हमारे इस प्रोग्राम का, आपके प्रोग्राम का। बात कर रहा हूं हरियाणा के चुनाव में कैंपेन इस वक्त जो चल रहा है, लड़ाई चल रही है दो पैमानों पर, दो धाराओं में बटी हुई है। एक, जाट वोट किस बटेगा या सिरा पूरा कांग्रेस को मिलेगा। दूसरा, दलित वोट किसके पास जाएगा। जमकर लड़ाई है इसकी। जगह जगह ऐसे आयोजन हुए हैं जिसमें दलित समाज के लोगों ने उन्होंने किया और वहां पर यह कहा कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। वजह कि इस कुमारी शैलजा जो दलित नेता हैं और मुख्यमंत्री पद की एक दावेदार मानी जाती है, इनका कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भरी सभा में इनके लिए अपमानजनक बातें कहीं ऑन रिकॉर्ड है। भूपेंद्र हुड्डा को इसके लिए एक बार बोलना पड़ा कि हमारी बहन है वो, और उनके लिए कोई भी अगर खराब बात कहेगा तो उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है कि दलितों का अपमान हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो क्या वाकई में दलित वोट जो अभी हरियाणा में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 10-10 सीटें जीती थी दोनों चुनाव में पुरानी, इस बार 5 रह गई भाजपा की, तो क्या वो जो खिसका दलित वोट है वो बीजेपी वापस ले पाएगी, और वो कितना जो है दलित वोट क्रूशल है हरियाणा के अंदर। ऐसे ही जाट वोट की बात हम करेंगे। मैं आपको एक इससे पहले बयान सुनाऊं, आपको बता देता हूं कि क्यों है इतने इंपॉर्टेंट ये बातें। जाट वोट है 22 से 25%, और जाट हमेशा मुख्यमंत्री रहे वहां पर। तो बीजेपी ने एक नई पॉलिटिक्स शुरू की है कि भाई ओबीसी समाज को इकट्ठा करो, उसमें से मुख्यमंत्री बनाओ। मनोहर लाल खट्टर भी उसी में से आए और अब के नायब सिंह सैनी साहब भी उसी ओबीसी में से आते हैं। तो जाट 22%, शेड्यूल कास्ट 21 से 22% है, बहुत बड़ा चंक है। और अगर ये बीजेपी के पास चला गया तो कांग्रेस को परेशानी हो सकती है। कांग्रेस फ्रंट रनर मानी जा रही है इस चुनाव में, माना जा रहा है कांग्रेस चुनाव निकाल लेगी। तब भी पंजाबी वोट है 9 से 10%, ब्राह्मण वोट है 8 से 9%, वैश्य समाज 5 से 7%, जट सिख 7%, म्यू मुस्लिम कहते हैं यहाँ पर जो मेवात के इलाके में है, वो 4% है, और राजपूत 4% है। अब मैंने आपको बताया क्यों दलित और जाट वोट इतने मायने रखते हैं। अब सुनिए साहब, आप सबसे पहले तो ये दावेदारी मुख्यमंत्री की सुन लीजिए। सुरजेवाला साहब, रणदीप सुरजेवाला, वो खुलकर खुद कहते नहीं है, लेकिन अब वो कहने लगे हैं भाई किसकी इच्छा नहीं होती सीएम पीएम बन जाए, क्या गलत है इसमें। उनके बेटे ने तो खुलकर कह दिया कि मेरे पिताजी, हाँ मेरे पिताजी दावेदार हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला, मेरे पिताजी दावेदार है और इसमें कुछ गलत नहीं है। कुमारी शैलजा भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो नाराज चल रही हैं, इसकी खबरें आती रहती हैं कि वो प्रचार में नहीं जा रही हैं, कैंपेन में उतर नहीं रही हैं, सभाएं नहीं कर रही हैं। इस बात को बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। अब आप सुनिए जरा, सुरजेवाला साहब से भी हमने बात की और शैलजा जी से भी बात की। देखो, नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये नाराजगी और मनना मानना वो बात नहीं है। बात यह है कि कुछ बातें हैं जो पहले भी तय हुई और फिर चुनाव के टिकट वितरण के दौरान कुछ इस तरह की बातें उठी, तो वो कुछ बातें थी, इश्यूज थे। दिल से चाहती थी कुमारी शैलजा के 2024 के विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार भी नजर आए, लड़े। मैंने तो ओपनली कहा था, पहले से कह रही थी, मैं तो लोकसभा से पहले कह रही थी। इस परसेप्शन को क्या बनाएगी, कहाँ तक बनाएगी, क्योंकि सबको पता है कि शैलजा कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगी। अब कितना दिखा कुछ भी वो बयान कर ले, असलियत तो यही है कि शैलजा कांग्रेसी है। का बयान आया जी कि मैं विधायक बनूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पापा सीएम बने ताकि विकास ज्यादा हो। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। सुरजेवाला जी ने साफ साफ बता दिया, लाख टके के बाद राहुल जी तय करेंगे ना। तो सही और भी हम भी हैं दावेदार। सही भी बात है कि, और तीनों लोग दावेदार हैं। ये बयानों से भी लग रहा है कि शैलजा जी की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। सुरजेवाला जी अपना क्लेम जो है वो बनाए हुए हैं, और सुरजेवाला जी को तो लगता है क्योंकि गांधी परिवार के साथ उनकी सबसे नजदीकी मानी जाती है, वो रोज वहां पर रहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पर हरियाणा का चुनाव बराबरी पर आ गया। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस का टक्कर आ गई है, टक्कर हो गई है, क्योंकि तो बड़ा स्टेटमेंट है भाई। हाँ, क्योंकि तीनों जगह 3-3 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इधर हुड्डा साहब है, शैलजा जी हैं और सुरजेवाला जी हैं, और वहां पर नायब सिंह हैं,
राव इंद्रजीत सिंह हैं और अशोक विज, नहीं तो अनिल विज हैं। अनिल विज एक और दावेदार करके कोई आगे निकल सकता नहीं सर, मैं सीरियसली निकल सकता है। आप एक चुनाव सच में बराबरी पर है या अभी आप मजाक कर रहे थे? मैं मुख्यमंत्रियों के हिसाब से कर रहा था। मुझे लगा बाकी बीजेपी, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस- बीजेपी ऊपर आ गई है अब। कांग्रेस एज पर चली रही है काफी, लेकिन दलित वोट से कितना फायदा वो भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। शैलजा जी ने तो कह दिया हाँ इश्यूज हैं। हाँ, वो तो नाराजगी दिखाई नहीं है ना, वो इसमें कोई चेहरे से चोरी दिख छिपे रहा नहीं। है। अब आप बार बार पूछते हैं, वो कितनी बार कहे, किसी दिन नाराज हो जाएंगे, भैया बता तो दिया आपने बीजेपी कह नाराज रही है दलित वोटर नाराज है, दलित समुदाय बहुत नाराज है कांग्रेस तो से। इसका मतलब आप शैलजा जी को दलित लीडर के तौर पे ज्यादा मजबूत मानती है बीजेपी। बीजेपी मजबूत कर रही है उन्हें। सर हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, सर। इसमें सीएसडी का भी सर्वे आया था 2024 CSD का, हाँ ओके। सर्वे आया था दलित वोटर्स को लेकर हरियाणा को। उसमें कहा था 2019 में जो 74% वोट दलितों का बीजेपी को मिला था, वो 2024 में घटकर 44% हो गया है। 74 से 44। हाँ, ओके। तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी दो जो लोकसभा सीटें आरक्षित है, अंबाला और इसकी कुमारी शैलजा की जो सीट है, दोनों हार गई। हाँ सिरसा, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो बीजेपी को जो चिंता है बेसिकली वो दलित वोटर्स की है, जो दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, ओबी के साथ, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है कांग्रेस। और जाट का जो वोट था, पहले दलित की बात है। कुमारी शैलजा का अपमान, दलित का अपमान, बीजेपी इस तरीके से इसको प्रचारित कर रही है, ग्राउंड पर इसका कुछ है असर? देखिए शैलजा बड़ी नेता है, लेकिन कांग्रेस के पास कहने के लिए यह भी कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है सूरजभान चंद्रभान, वो भी दलित आते हैं। और शैलजा इतनी बड़ी नेता नहीं कि पूर्व अध्यक्ष भी चले गए इनके, अशोक कंवर थे। और देखिए गुलाम नबी आजाद के संदर्भ में 2019 में गुलाम नबी आजाद हरियाणा के प्रभारी थे। तो उनसे जब चुनाव के पहले पूछा गया 2019 में कि किरण चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार है, आपके यहाँ से हुडा दावेदार है, उतनी मारकाट मची हुई है, तो गुलाम नबी आजाद ने दिया था कि भाई कांग्रेस के अंदर मतभेद होना और आपस में कशी होना हमारी संस्कृति है, लेकिन हरियाणा में तो खून खच्चर मचा हुआ है, एक दूसरे को लेकर मारकाट, खून खराबा मचा हुआ है। सर जल्दी से मुझे आप चारों बता दिए सर कि हरियाणा ये चुनाव आपको टक्कर का लग रहा है या कांग्रेस आगे? जल्दी से एक लाइन। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस को बढ़त है। एक एज सर। नहीं, कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन भाजपा इशू उठा के धीरे धीरे टक्कर में आई है। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड इलेक्शन है। सर कांग्रेस की तरफ है पूरा चुनाव झुका हुआ, लेकिन बीजेपी ने बहुत इंप्रूव किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसमें आगे है। प्रोफेसर जी। नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ शैलजा की बात करके दरअसल असली मुद्दे पर नहीं पहुंच रहे हैं। मायावती भी चौटाला के साथ हैं, चंद्रशेखर भी वहां मैदान में है। दलित वोटों का विभाजन बहुत तेजी से हो रहा है और उसमें शैलजा का अपमान होता हुआ दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मेरा ये मानना है कैंडिडेट सिलेक्शन बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। 12-15 सीटों को छोड़कर 90 में से 12-15 हैं जहां उसने ठीक सिलेक्शन नहीं किया, बाकी सीटों पर कैंडिडेट सिलेक्शन दलित वोट भी डिवाइड चुनाव मजबूत लड़ रहे हैं। दलित वोट भी डिवाइड होगा, जाट वोट भी डिवाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर एक तरफा नहीं, कांग्रेस को एक तरफा नहीं। दुष्यंत चौटाला जैसा लोकदल नहीं है। दुष्यंत चौटाला की साख खत्म है, लेकिन जो लोकदल वाले चौटाला लोग हैं उनकी साख बनी हुई है। INLD वो ऊपर आ कुछ गई अब नहीं। दुष्यंत वो चौटाला से। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर। जेजेपी तो है ही नहीं वहां पर इस समय, रेस में नहीं है। जेजेपी नहीं है, INLD दोनों है। पार्टियों ने 17 दलितों को बराबर टिकट दिया है। ये ध्यान के 17 बीजेपी ने भी दिया है और लेकिन 17 जाट कांग्रेस ने पूरी भी तरह दिया से तो यहाँ भी कांग्रेस के बीजेपी साथ है। जाट वोट कांग्रेस के साथ बीजेपी है। इस भरोसे है कि हमारा जो विरोधियों का वोट है वो डिवाइड हो, जाट वोट बटे और दलित वोट बटे। चलिए साहब आगे देखेंगे। इसमें मुसलमान वोट की बात कर लेते हैं। 7.2% मुस्लिम वोट है। मामन खान विधायक है। नून में दंगे हुए थे, वीएचपी की यात्रा निकल रही थी, एक मंदिर है वहां पर, शिव जी का मंदिर है, वहां मंदिर जाते वक्त दंगा हुआ, फसाद हुआ, 6 लोगों की शायद मौत हुई थी उस पूरे मामले में। इतना बड़ा दंगा था वो, यहाँ गुड़गांव तक फैल गया था पूरा। इसमें 6 लोगों की मौत हुई। ये मामन खान गिरफ्तार हुए थे, विधायक हैं, फिरोजपुर झिरका सीट से इस वक्त उम्मीदवार भी हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए तो हमारे लड़कों के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया है उनको हम देख लेंगे। ये कौन, ये कहाँ के डीसी लगे हैं सर? ये कह रहे हैं सबको छोड़ना पड़ेगा, विधायक भी हो गए तो क्या हो जाएगा? अभी हम लोग बात कर रहे थे और उस वक्त जब अवधेश जी ने कहा तो हम लोगों ने कहा कि 2012 का मामला है। ये तो आज का मामला है। ये विधायक बनने जा रहे हैं और इन्होंने विधानसभा में बयान दिया था प्याज की तरफ फोड़ देंगे। तो अब मेवात में कोई नहीं रह पाएगा। मेवात मुस्लिम बहुल है, सब जानते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार इस मेवात को जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें नंबर 2 प्रायोरिटी पे है। ये मतलब देश में जो कैटेगराइजेशन किया है उसमें प्रायोरिटी पे है कि भैया यहाँ के लोगों का। और जो जामताड़ा के बाद सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का अड्डा, पहले तो दूसरे तरह के अपराध होते थे, छिटपुट, अब मेवात का इलाका क्या जाना जाता है, जामताड़ा के बाद साइबर क्राइम का भी अड्डा हो गया है। वो सब नहीं ठीक करना है विधायक जी को। विधायक जी के पास लिस्ट है। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई
तो जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जिसका वो नाम नहीं ले रहे हैं, उन सबको चुन चुन अभी तो जेल पे जेल से बाहर आए हैं, उम्मीदवार बहुत अभी अच्छा बेल दिया पे बाहर आए उसी मामले इसलिए में। कह रहा हूं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बहुत अच्छा दिया है। मुस्लिम नसीम अहमद को कैंडिडेट दिया, जीती है मुस्लिम- भाजपा है और नसीम अहमद जीत- दिया। पहले जीते भी है। वो विधायक रहा है 2 बार वहां पर, और उसका बहुत अच्छी छवि है वहां पर। तो बहुत आसान नहीं है वहां पर कांग्रेस का अच्छी छवि है? नसीम अहमद की, जो तो बीजेपी ने अच्छी उम्मीद छवि है, उतारा तो है। कैसे मुस्लिम बहुल सीट पे जीत जाएगा? हम लोग फिर मिलेंगे। नहीं देखो, भारतीय जीता जनता रहे पार्टी के हैं वोटर सब, तो जाएंगे। लेकिन बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट जीतता है वहां भाजपा से अभी की स्थिति में जीतेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं। अभी इधर बात हो रही है, हरियाणा में दिया हुआ है भाजपा ने टिकट। इसकी हरियाणा में दिए मुसलमान टिकट। को- कितने? अरे मैं यही तो कह रहा हूं। 3-4 लोगों को दिया हुआ। 2 लोगों को, 3 भाजपा ने लोगों को। मुसलमानों दो को लोग। भी टिकट दिया है, इसकी चर्चा हो रही है, वरना तो पूरे देश में किसी भी डिबेट में पूछ लिया जाता है। अगर आप मेवात में जाएंगे तो जाते ही दिख जाएगा कि ये हरियाणा है क्या। आप गुड़गामा सोहना से जैसे क्रॉस करेंगे, उधर की सड़कें, उधर की व्यवस्था देख करके आपको अरे ये हरियाणा है, आपको लगेगा ही नहीं। जब फिरोजपुर, झिरका वगैरह क्रॉस कर जाएंगे आगे, तब आपको लगेगा कि हरियाणा में आ गए। आज भी उस इलाके में सरकारी मतलब रोड के लिए काम करना, उसकी व्यवस्था करना, वहां इंक्रोचमेंट हटाना, वो सब राइट सर। मतलब दुष्कर कार्य है वहां। अब मामन साहब के देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता दंगे है, के तो खुलकर समय कह में रहे हैं इनके हम घर पर करेंगे। गया था। अच्छा, हरियाणा से अगली खबर। अरविंद केजरीवाल सिरसा के रानिया में इस वक्त जो है रोड शो निकाल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे सिरसा कुमारी शैलजा जी का ही गृह क्षेत्र है, वहां पर ये पहुंचे हुए हैं केजरीवाल साहब प्रचार करने के लिए। हरियाणा में पूरा दम लगा रही है उनकी पार्टी। अच्छा, ये दुष्यंत माफ कीजिएगा, INLD वाला जो चौटालाज का परिवार का जो गढ़ है, वहां पर भी जाकर के प्रचार करेंगे। तो ये कितना डेंट करते हैं और किसको डेंट करते हैं ये भी देखना होगा। तो केजरीवाल जी भी एक बड़ा फैक्टर वहां के चुनाव में है ही। अगली खबर दक्षिण भारत से खबर है। सिद्धरमैया साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इनके ऊपर अब केस चलेगा। मामला जल्दी से शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। इनकी पत्नी के पास 3.16 एकड़ जमीन थी। वो भी विवादों में अभी कि वो जमीन उनकी ही थी या वैलिड थी वो जमीन उनके नाम पर या नहीं थी। बहरहाल उसका मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया। उसके अधिग्रहण करने के बाद वो स्कीम ये थी कि जमीन ली जाएगी तो उसके बदले में आपको जितनी उसकी कॉस्ट है उससे ज्यादा की ज्यादा कॉस्ट की एक विकसित जमीन जो है उसका 50% 50-50 स्कीम माना बोलते थे उसका 50% आपको दिया जाएगा। ये इनको मिला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जमीन मुडा ने इनको दी उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा थी उससे ज्यादा जो जमीन इनकी अधिग्रहित की गई थी। अब इसमें इनका नाम आया कि सिद्धरमैया साहब ने अपनी पत्नी को ऐसा ऐसा फायदा पहुंचाया। राज्यपाल ने वो मामला कई एक्टिविस्ट ने उठाया। राज्यपाल ने कहा केस बनता है, मंजूरी दे दी इनके ऊपर केस चलाने की। ये हाईकोर्ट गए थे, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है कि इन पर केस चलेगा। तो अब सवाल वहां से ये उठा, क्या सिद्धरमैया पर इस्तीफे का दबाव बनेगा? क्या ये इस्तीफा देंगे? DK शिव कुमार और इनकी आप लड़ाई जग जाहिर है CM पद को लेकर के। कई दिनों तक मामला दिल्ली में चलता रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बीच बचाव किया था और उसके बाद ये हुआ था कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री। सिद्धरमैया साहब को भी इंतजार, DK शिव कुमार को इंतजार करना पड़ेगा। अब DK शिव कुमार ही क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। See, I'm telling you again, there is no setback to the Chief Minister. It is a big conspiracy on all our leaders, including me, which we have faced earlier. Didn't I come clean? No case, my case on went out. So we'll fight it out. So what's We respect the legality of this country. Injustice will not be flown from the seat of justice, I have said. DK शिव कुमार कह रहे हैं कि मेरे को भी ऐसे फंसाया था, हम सिद्धरमैया साहब भी क्लीन आ जाएंगे, लेकिन अंदर से क्या चल रहा होगा इनके? देखिए, मीडिया में तो यही बयान देंगे, लेकिन कल जब ये हाईकोर्ट का जब आया कि केस चलेगा, तो उन्होंने राहुल गांधी को SMS किया है, सर प्लीज डिसाइड नाउ। तो वो तो चाहेंगे ना कि सिद्धरमैया जाए और DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। भाई प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके दम पर सरकार आई। CM पर भ्रष्टाचार का केस चलेगा तो दबाव तो बनेगा, निश्चित बनेगा। और मुझे लग रहा है कि सिद्धरमैया को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। भले ही पार्टी उनसे नहीं कह रही होगी, सिद्धरमैया को इस स्टेज के आकर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस को भी बात करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खुद कर्नाटका से आते हैं, उन्हें बात करना चाहिए सिद्धरमैया से कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, आप बरी होंगे, फिर हम आपको विचार करेंगे। सर क्या होने जा रहा है? लेकिन वो कांग्रेस नहीं, देखिए ये DK शिव कुमार साहब भी वैसे ही दुखी जैसे आतिशी जी दुखी हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद से। तो ऐसा नहीं है, आप उन पर हमेशा दुखी होंगे ना, उनके नेता हैं वो, तो उनको मौका नहीं मिल रहा तो उस पर है। लेकिन मुझे लगता है दबाव बनेगा भी और उनको इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि वो अपना लीगल प्रोसेस पे जा रहे हैं, डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स तो अलग तरीके से चलती है। अब केजरीवाल साहब ने भी तो नजीर एक सामने रख दी ना, जब 6 महीना जेल में जाकर इस्तीफा नहीं होता है तो अभी आरोप लगने पर इस्तीफा हो जाएगा केस शुरू होने पे।
अभी तो जेल भी नहीं जेल गए जेल और तो नहीं गए हैं। सिद्धारमैया कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धारमैया जाएंगे तो सरकार अब एक नजीर बन गई ना केजरीवाल जी नहीं, का सिद्धारमैया जा ही नहीं रहे, सवाल ही नहीं उठता। डीके शिव कुमार चाहे जो कर लें, सिद्धारमैया कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत स्पष्ट। डीके शिव कुमार चलिए। दुखी हैं। देखिए क्या होता है हरियाणा में। एक इंटरेस्टिंग खबर आई है सर बिहार से, मजेदार खबर है सर, वो ट्वीट मुझे निकाल के प्लीज दीजिए कि यहाँ अशोक चौधरी मंत्री हैं जिस सरकार में। अशोक चौधरी बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, अब ये जेडीयू में आ गए। जेडीयू में आकर के मतलब एक हैवीवेट मंत्री बने। इन्होंने कभी ट्वीट किया है, और ये ट्वीट करते ही गए चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, बाहर निकले तो इन्होंने फिर बात नहीं की मीडिया से। क्या वजह, क्या ट्वीट क्या है साहब, देखिए। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए। बच्चा बड़े होने पर खुद निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, एक दो से नहीं मिलते तो छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। ऐसे ये छोड़ दीजिए की बहुत सारी कहानी। तो ये सीधे जोड़ के भाई ये मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं क्या? और ये तो करीबी थे उनके। नहीं, आज भी वो मिल के आए हैं। इस पोस्ट के बाद 1 घंटा उनकी बैठक हुई। हालांकि नीतीश कुमार के दूसरे करीबी नीरज कुमार जी ने इन पर बड़ा हमला किया है कि मुख्यमंत्री को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। फिर बाहर आए हैं, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमारा तो मुख्यमंत्री ने इतना प्यार दिया है कि उनके प्रति तो कभी लिख ही नहीं सकता। अकेले कह रहे हैं तो यही तो बोले कि हम तो आजकल के बच्चे बात नहीं मानते हैं। इनकी भी तो उम्र वही ना, तो बच्चे आजकल बात दिल पे लेना छोड़ दीजिए, बुरा मानना छोड़ दीजिए। इसलिए नहीं, ये पहले भी आपको याद होगा, हम लोगों ने यही एक कहानी कुर्सी में जब इन्होंने भूमिहारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और कहा था कि भूमिहार जो है वोट नहीं देते हैं, उस पर भी विवाद हुआ था और जेडीयू में हुआ था कि इस प्रकार से आप बयान मत दीजिए, उनको आके रोका गया था। तो जाहिर है इस समय जदयू में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि नीरज कुमार का बयान आना, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन अभी संपर्क, नीरज कुमार जी का बयान आना इनके विरुद्ध में, जो कि उनके मुख्य प्रवक्ता है और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, ये बता रहा है कि अशोक चौधरी और जनता दल यू के अंदर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसको सहन करना उनके लिए कठिन हुआ है। मंत्री के खिलाफ पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बोल रहा है, बोल रहा है सर। एक खबर, हाँ, छोड़ने पर आप कहेंगे तो बस एक लाइन के, एक जगदीश भाटिया जी वो पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ लाइट चली गई है तो किसको एप्लीकेशन भेजना है, खाली कुर्सी को या मतलब हमें भेज दीजिए, हम दिखा देंगे।